एडुस्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा, इतने सारे कल्चर वाला देश एक होकर कैसे खड़ा हुआ? आज हम इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम राष्ट्रवाद की उस पहली चिंगारी को ढूंढेंगे। फिर बात होगी गांधी जी और उनके सत्याग्रह के जबरदस्त आइडिया की। उसके बाद हम असहयोग आंदोलन की बड़ी लहर को समझेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग सोच के लोग इस एक लड़ाई में साथ आए। और आखिर में हम जानेंगे कि हमारी एक भारतीय पहचान बनी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? राष्ट्रवाद की वो पहली चिंगारी वो आई कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें जुड़ी हैं पहले विश्व युद्ध से। जी हां, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जाने अनजाने में भारत में एक नई एकता की नींव रख दी। असल में ब्रिटिश राज के खिलाफ वो जो एक साथ मिलकर लड़ने की भावना थी ना, बस वहीं से हम सब एक होना शुरू हुए। लेकिन एक मिनट जरा सोचिए, इतना बड़ा देश जहां इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म, इतने अलग अलग कल्चर, वो भला एक इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ एक साथ खड़ा कैसे हो सकता है? सवाल तो बड़ा है ना? और इसका जवाब छिपा है एक कॉमन दुश्मन में और एक कॉमन दर्द में। देखिए, भारत में मॉडर्न नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है वो सीधे सीधे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी है। मतलब जब अलग अलग ग्रुप्स ने यह महसूस किया कि उन पर हो रहा जुल्म, वो अन्याय, वो एक जैसा ही है, तब उन्हें एहसास हुआ, अरे इस लड़ाई में तो हम सब साथ हैं। और ऊपर से पहले विश्व युद्ध ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए। टैक्स बेहिसाब बढ़ गए हैं, गांव के लड़कों को जबरदस्ती उठाकर किसी अनजान लड़ाई में भेजा जा रहा है, फसलें खराब हो गईं, खाने की किल्लत है, और इन सब के ऊपर एक जानलेवा महामारी भी फैल गई। इन सारी मुसीबतों ने मिलकर लोगों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर दिया था। और इसी निराशा और गुस्से के माहौल में एक नए लीडर की एंट्री होती है, एक बिल्कुल नए आइडिया के साथ। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया। जनवरी 1915 जब महात्मा गांधी भारत वापस लौटे, यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो ये सत्याग्रह आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक बिल्कुल नया तरीका था लड़ने का, जो सच की ताकत पे टिका था। आइडिया बहुत सिंपल था पर गहरा भी, कि भाई हिंसा मत करो, हथियार मत उठाओ, बल्कि जो तुम पर जुल्म कर रहा है उसकी आत्मा को जगाओ। ये फिजिकल फोर्स के ऊपर मॉरल फोर्स की जीत थी। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, गांधी जी ने इसे सच करके दिखाया। 1917 में वो चंपारण गए नील किसानों के लिए। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में फसल खराब होने से परेशान किसानों के साथ खड़े हुए। और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए आवाज उठाई। और जानते हैं क्या? हर बार सत्याग्रह काम कर गया। ये जो शुरुआती आंदोलन थे ना, बिहार का चंपारण, गुजरात का खेड़ा और अहमदाबाद, ये सब एक जगह नहीं हुए, ये अलग अलग इलाकों में थे। और इन्हीं छोटी छोटी जीतों ने मिलकर एक बहुत बड़ी, पूरे देश में फैलने वाली लहर के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर आ जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरे दौर की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। यही वो पल था जब छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन एक पूरे देशव्यापी तूफान में बदल गए। अच्छा, इस तूफान की एक बड़ी वजह बना 1919 का रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जो सरकार को ये पावर देता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिना केस चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। सोचिए, इसीलिए तो इसे काला कानून कहा गया। ये तो सीधे सीधे इंसानी हकों पर हमला था। और फिर आया वो दिन जो हमारी हिस्ट्री पर एक काले धब्बे जैसा है। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर, जिसमें बच्चे और औरतें भी थीं, गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। और उसका मकसद था लोगों के मन में खौफ भरना, एक मॉरल इफेक्ट पैदा करना। इस वहशीपन ने पूरे देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। ठीक इसी वक्त एक और मुद्दा उठ रहा था, खिलाफत का। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की हार गया था और भारत के मुसलमान अपने आध्यात्मिक गुरु खलीफा के साथ हुए बर्ताव से बहुत गुस्से में थे। गांधी जी ने इसे एक बहुत बड़े मौके की तरह देखा, एक मौका हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने का और इस आंदोलन को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाने का। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर,
और यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नारा तो एक ही था, स्वराज, लेकिन इस एक शब्द का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग था। ये कहानी है एक संघर्ष की, जिसमें आवाजें अनेक थी। जैसे कि शहरों में मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था विदेशी सामान, स्कूल और कोर्ट का बॉयकॉट करना। वहीं गांव में किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जालिम जमींदारों और भारी टैक्स से आज़ादी। आदिवासी समुदाय के लिए स्वराज था अपने जंगलों पर अपना हक वापस पाना। और बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का मतलब था बस उन बागानों से बाहर निकलने और आज़ादी से कहीं भी आने जाने की छूट। और इस आंदोलन में ना कई लोकल हीरो भी उभर कर आए, जैसे आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स के अल्लूरी सीताराम राजू। लोग उनके बारे में क्या-क्या मानते थे? कहते थे कि वो गोली के वार को भी रोक सकते हैं, कि वो तो भगवान का ही अवतार हैं। इससे पता चलता है कि लोगों के लिए ये लड़ाई कितनी गहरी और पर्सनल हो चुकी थी। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक घटना घटी और आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे ऊपर थी। वो किसी भी हाल में हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने इसी सिद्धांत पर टिके रहते हुए उन्होंने पूरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का बड़ा फैसला कर लिया। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक साझी पहचान बनाना। क्योंकि नेशनलिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक पहचान है जो सबको जोड़ती है। असल में यही तो राष्ट्रवाद की आत्मा है। और इस पहचान के सेंटर में थी एक बहुत पावरफुल इमेज, भारत माता की। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब पहली बार इसकी कल्पना की तो उन्होंने देश को एक तस्वीर दे दी, एक ऐसा चेहरा दे दिया जिससे हर कोई इमोशनली कनेक्ट कर सकता था, जिसे अपना कह सकता था। तो ये अपनेपन की भावना, ये कलेक्टिव बिलोंगिंग बनाई कैसे गई? कई तरीकों से। अपने इतिहास को फिर से लिखा गया ताकि लोगों में गर्व की भावना जागे। हमारी लोक कथाओं और गीतों को जमा किया गया ताकि हमारा कल्चर जिंदा रहे। भारत माता जैसी तस्वीरें सिंबल बनी और तिरंगा यानी स्वराज फ्लैग तो बगावत का सबसे बड़ा निशान बन गया। 1921 तक तो गांधी जी ने खुद स्वराज फ्लैग डिजाइन कर लिया था। 3 रंग थे, लाल, हरा और सफेद, और बीच में क्या था? एक चरखा। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक आइडिया था, सेल्फ हेल्प का, आत्मनिर्भरता का। ये इस बात का सिंबल था कि हमें ब्रिटिश सामान की जरूरत नहीं है। तो आखिर में ये कहानी किस चीज की है? ये कहानी है एक देश के बनने की। एक ऐसा देश जिसमें आवाजें तो बहुत सारी थीं, सबके अपने अपने सपने थे, अपनी अपनी तकलीफें थीं, लेकिन एक धागा था जो सबको जोड़े हुए था, और वो था ब्रिटिश राज से आज़ादी पाने की जिद। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो तब भी जरूरी था और आज भी है, कि आखिर इतनी अलग अलग आवाजों और सपनों वाला देश सच में एक कैसे रह सकता है? यही वो संघर्ष है और यही वो सवाल जो आज भी हमारे देश की पहचान है। तो ऐसे ही और भी टॉपिक्स को समझने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।